नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा मीना, प्रवक्ता शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू में कार्यरत हूँ। आज हम अपनी डिजिटल क्लासेज की शुरुआत कर रहे हैं। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, ऐसी स्थितियों में शायद आपका और हमारा एक दूसरे के सामने होना संभव नहीं है। ऐसे में चूँकि आप भी अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज़ को लेके काफ़ी परेशान हैं और उसी इसी समस्या के समाधान के लिए अब हम ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ताकि आप किसी तरीके से ये जो आपकी पढ़ाई है, ये आपकी कंटिन्यू रह सके, कोई समस्या ना आए। और जैसे आगे जाके क्लासेस शुरू होंगी तब हम कंटिन्यू होंगे, पर फिलहाल हम लोग इस तरीके से हम अपनी कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले हम आपके बुक्स, आपकी जो किताबें जो प्रिस्क्राइब्ड हैं आपके सिलेबस के अंदर, जो पेपर पैटर्न है, उन सभी के बारे में आपको अवगत कराएंगे, ताकि शुरुआत में आपको ये मालूम रहे कि हमें तैयारी किस तरीके से और किस लेवल तक करनी है, ताकि हम बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकें। जैसा कि हम देखते हैं, गत सत्रों तक हमारा सिलेबस अलग था और अब वर्तमान में हमारा सिलेबस बदला है। और इस वर्तमान सिलेबस के अंदर हमारी 2 पुस्तकें हमारे पास हैं। ये पुस्तकें, इनमें प्रथम पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, वह दूसरी पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। प्रथम पुस्तक जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही अवगत होता है, मूल सिद्धांत, तो इसमें मानव संबंधी जो भी सिद्धांत हैं, जो हमारे भूगोल में अब तक हम अपनी अध्ययनों में पढ़ते आ रहे हैं, उनसे हम अवगत होंगे। इसको हमने, इस पहली पुस्तक को हमने 4 इकाइयों में विभक्त किया है। इसमें पहली इकाई है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। ये प्रथम पाठ है हमारा। इसके अंतर्गत इसी में ही आगे हम देखते हैं द्वितीय इकाई है, चूंकि वो विभाजित नहीं कर रखी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। द्वितीय इकाई है, इसमें हमारा द्वितीय चैप्टर है विश्व जनसंख्या व वितरण घनत्व व वृद्धि। इसमें हम जनसंख्या के बारे में, उसके मूल सिद्धांतों के बारे में हम अवगत होंगे। द्वितीय इकाई के अंदर ही हमारा तीसरा अध्याय है जनसंख्या संगठन। ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। फिलहाल आपको एक इंट्रोडक्टरी हम बता रहे हैं इन पार्ट को। आगे है अध्याय 4, जो कि है मानव विकास। ये था हमारा द्वितीय इकाई, जिसमें हमारे 3 अध्याय हैं। इसके आगे अगर हम चलते हैं, तब हमारा आता है इकाई 3। इकाई 3 के अंतर्गत हमारे 5वां अध्याय आता है, जो कि प्राथमिक क्रियाएं हैं। छठा अध्याय द्वितीय क्रियाएं। 7वां अध्याय तृतीयक व चतुर्थ क्रियाकलाप। 8वां अध्याय परिवहन व संचार व 9वां अध्याय अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये हमारे तृतीय इकाई के भाग हैं। और आखिरी इकाई मानव भूगोल की है, जिसमें अध्याय 10 है मानव बस्ती। इस तरीके से हम इस पूरी पुस्तक का इकाईवार अध्ययन करेंगे। इसके अलावा दूसरी पुस्तक है हमारी भारत, लोग वो और अर्थव्यवस्था। इस पुस्तक को अगर हम देखें, तो इसमें
5 इकाइयों में इस संपूर्ण पुस्तक को विभाजित कर रखा है। प्रथम इकाई को हम लें तो उसमें हम पाते हैं 3 अध्याय। पहला है जनसंख्या, वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। द्वितीय प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तीसरा है मानव विकास। ये वही चीजें हैं जो हम मानव भूगोल में पढ़ रहे हैं। फर्क इतना है कि वो सिद्धांतों के रूप में हम समझेंगे और उन्हीं सिद्धांतों को भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं द्वितीय इकाई में। इसके अंतर्गत एक ही पाठ है हमारे मानव बस्ती, जो कि अध्याय 4 है। फिर इसके आगे इस पुस्तक की तृतीय इकाई, इसके अंतर्गत हमारे 5वां चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। छठा जल संसाधन। 7वां खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 8वां निर्माण उद्योग। 9वां भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ये हमारे इस इकाई 3 के ये भाग पाठ है हमारे। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं तो इकाई 4 आती है, जिसके अंतर्गत 2 पाठ हमारे हैं। पहला है परिवहन व संचार, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इस पुस्तक की आखिरी इकाई है अब अध्याय 12, जो कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या के रूप में हम देखेंगे। आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे बोर्ड पेपर पैटर्न। बच्चों, हम हमेशा जब हम आपको कक्षा में भी ये चीजें बताते हैं, जब हमारी कक्षाएं शुरू होती हैं तो बोर्ड पेपर पैटर्न को हम शुरू से आपके सिलेबस के साथ लेके चलते हैं, ताकि आप किसी तरीके से कंफ्यूज ना हो और पूरी तैयारी आपकी उसी के अनुसार चलती रहे। इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले आपको हमने जब आपकी पुस्तक और उनके अध्यायों से अवगत करा दिया है, तो हम इसके बाद हम आते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। गत सत्रों तक जो पेपर पैटर्न था हमारा, जो बोर्ड के द्वारा हमारा प्रिस्क्राइब था हमारे सिलेबस में, इसमें हम खंड 4 थे अ ब स द। इसके अंतर्गत हमारे प्रश्नों की संख्याओं को हम देखेंगे तो आप देखते हैं खंड अ में 1 से 13 तक प्रश्न आते हैं। ये 1 नंबर के होते हैं और इनके शब्द सीमा, इनका जो शब्द जितना हमें इन्हें लिखना होता है वो 20 शब्द मैक्सिमम हमें लिखना होता है। बहुत ही सटीक और छोटे रूप में हमें इनके उत्तर देने होते हैं। आप सभी इससे अवगत होंगे। इसके बाद में आता है ब खंड, जिसमें 14 से 21 तक के प्रश्न संख्या सम्मिलित है। ये जो है, इनमें प्रत्येक अंक जो है वो 2 नंबर के हैं। वह शब्द सीमा है 60 शब्द, यानी 2 से 3 लाइन, यानी 60 शब्दों से हमें ऊपर नहीं जाना। मैक्सिमम जितना हो सके 2 से 3 लाइनों में हमें इनके उत्तर देने होते हैं, क्योंकि ये भी छोटे ही प्रश्नों का एक भाग होता है। तीसरा है हमारा स खंड। इसके अंतर्गत 25 से 27 तक प्रश्नों की संख्या होती है। 25, 26, 27 3 प्रश्न होते हैं, 3 अंक के होते हैं। वह शब्द सीमा होती है 100। तो 100 शब्दों में हमें इनके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और इसका आखिरी जो हमारा बोर्ड पेपर पैटर्न है, इसके आखिरी खंड है द, जिसमें 28 से 30, यानी 28, 29, 30 ये 3 प्रश्न संख्या है जो 4 अंकों की होती है, यानी जिनमें शब्द सीमा है 250 शब्द। ये प्रश्न हमारे बड़े होते हैं और विस्तृत इसको समझा के पॉइंट वाइज हमें इन्हें लिखना होता है। अभी हम जैसे इसमें आगे हम चलेंगे तो आपको हम कॉपीज दिखाकर बोर्ड पेपर्स की और ये चीजें बता देंगे। इसी के आगे फिर हमारे मानचित्र के भी प्रश्न होते हैं। इनमें प्रश्न 22, 23 व 24 मानचित्र से संबंधित होते हैं।
और प्रत्येक का अंक भार होता है 2, यानी 3 आपके मानचित्र के प्रश्न हैं तो कुल आपके अंक भार हुआ 6। इस तरीके से ये हमारे समस्त पेपर पैटर्न हमारा होता है बोर्ड का। अब तक ये पेपर पैटर्न ये हम गत सत्रों तक देख रहे थे। टोटल मार्क्स हमारे होते हैं 56, यानी 56 मार्क्स का हमें अपना रिटर्न पेपर बोर्ड में देना होता है। परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोविड जैसी परेशानियों का सामना जब हम कर रहे हैं, ऐसे में हम काफी बाधित हो रही है हमारी पढ़ाई। इसी परिप्रेक्ष्य में बोर्ड ने पिछले सत्र में हमारे बोर्ड पेपर पैटर्न में कुछ परिवर्तन किए। ये गत सत्र के अंदर ही हुआ, चूंकि वो पेपर हो नहीं पाए, लेकिन पेपर पैटर्न ये था हमारा। इसके अंतर्गत हमारे 5 सेक्शन यानी 5 खंड इसमें पूरे पेपर को विभाजित किया। अ, ब, स, द व य, यानी A, B, C, D, E 5 खंड थे हमारे। 5 खंड में इनमें कुछ परिवर्तन हुआ, आप देखेंगे तो इसमें प्रश्न यानी खंड अ में जो प्रश्न थे 1 नंबर के, वो प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई। उन प्रश्नों की संख्या 20 कर दी गई। छोटे प्रश्न हैं, 20 की संख्या है प्रश्नों की, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है, अतः टोटल इनका अंक भार है 20। तो ये परिवर्तन काफी बड़ा है। इसके अंतर्गत पहले 10 अपने कम प्रश्न थे छोटे, अब ये प्रश्न अपने बढ़ा दिए गए हैं और 20 अंक भार के कर दिए गए हैं। खंड ब में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे प्रश्न हैं 12, 13, 14, 15, यानी 4 प्रश्नों की संख्या है। प्रत्येक का अंक भार है 2। टोटल अंक भार यानी कुल अंक भार है हमारा 8, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, जो कि हमें 2 से 3 लाइनों में हमें इनके उत्तर देने होंगे। तीसरा खंड आ जाता है स यानी सी। इसके अंतर्गत हमारे प्रश्नों की संख्या है 4, ये है 16, 17, 18 व 19। इनमें प्रत्येक प्रश्न की अंक भार है 3 और कुल अंक भार है हमारा 12। इस तरीके से ये हमारा स था। अगला खंड हमारा आता है ड यानी डी। इसके अंतर्गत हमारे प्रश्नों की संख्या 2 है, 20 व 21। इन 2 प्रश्नों को हम 4 नंबर का इनका अंक भार है। चूंकि 20 और 21 पहले हमारे मानचित्रों से संबंधित प्रश्न जो थे वो 3 प्रश्न थे। गत बोर्ड पेपर पैटर्न में 3 मानचित्र के प्रश्न आते थे, प्रत्येक 2 नंबर के थे। इसे कम कर दिया गया और 20 और 21 हमारे मानचित्र से संबंधित हमारे प्रश्न हैं और प्रत्येक का अंक भार है 4। तो ये भी एक परिवर्तन है हमारे। पहले टोटल 6 हुआ करता था, अब एक ही प्रश्न मानचित्र का 4 नंबर का है, यानी 2 प्रश्न हमारे हुए 8 नंबर के। इसके अलावा आखिरी खंड जो है ई यानी यह खंड जो है, इसके अंतर्गत हमारे जो प्रश्नों की संख्या है वो है 22 व 23। 2 प्रश्न हैं अपने, दोनों ही प्रश्न बड़े प्रश्नों के रूप में हैं, यानी प्रत्येक का अंक भार 4 है। ये हमारे डिस्क्रिप्टिव यानी बड़े रूप में लिखे जाने वाले उत्तर हैं, जिनमें हम पॉइंट वाइज अच्छी तरीके से समझा के इन्हें लिखते हैं। प्रत्येक का अंक भार 4 हुआ तो 2 प्रश्न है, कुल 8 अंक भार के ये हमारे प्रश्न। ये हमारे वर्तमान का बोर्ड पेपर पैटर्न है जो कोविड के कारण हमारे सिलेबस में अब प्रिस्क्राइब्ड है। आगे आगे अगर इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पत्र में परिवर्तन होता है तो उससे हम आपको अवगत करा देंगे। चूंकि गत सत्र में ये इस पैटर्न पे हमारा पेपर आना था, किसी कारण से वो कोविड के कारण वो पेपर नहीं हो पाए, लेकिन वर्तमान में भी हम इसी को लेकर चल रहे हैं क्योंकि अभी तक ये हमारे इसमें पैटर्न में है। आगे अब हम देखते हैं गत सत्र की यानी
हमारे 12वीं बोर्ड 2020 का जो प्रश्न पत्र था उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये प्रश्न पत्र हमारे पहले के हैं, यानी 2020 यानी कोविड से पहले का है, लेकिन चूंकि पहले और अब में क्या अंतर आया है, ये हमें आपको जब आप देखेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, इसलिए हम आपको इस पैटर्न को दिखा रहे हैं। ये इसमें समय सीमा जो है, यानी पूरा पेपर को हमें 3.25 घंटे में पूरा करना होता है। पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स हमारा होता है 56 यानी 56 नंबर का। इस तरीके से ये हमारा पेपर का वो होती हैं स्थितियां। अब अगर हम आगे देखें तो इसमें आप देखिए खंड अ में, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे मैंने पैटर्न को आपको समझाया था, तो उस पैटर्न में मैंने आपको दिखाया था कि खंड अ छोटे प्रश्नों का है जिसका अंक भार 1 है। छोटे प्रश्न है, बहुत ही आपको सटीक उत्तर इनके देने हैं। जैसे कि आप पहला प्रश्न अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आप देखिए कि किन्हीं 2 अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। देखिए स्पष्ट है एकदम कि भूगोलवेताओं के 2 अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम हमें लिखने हैं। तो हमें ज्यादा इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3.25 घंटे होते हैं। आप बेटा जितना अच्छे तरीके से सटीक रूप में अपने उत्तर दोगे तो आपका समय भी आपके पेपर के अनुसार सही रहेगा, अन्यथा हम परेशान होंगे पेपर को लेकर। तो आप एकदम सटीक उत्तर दीजिए, यानी और पॉइंट वाइज 2 अमेरिका भूगोलवेताओं के बारे में पूछा है, तो आप आराम से इसमें पेपर, अभी हम कॉपी आपको दिखाएंगे, उसमें आप देखेंगे, आप लिखिए 2 अमेरिका भूगोलवेताओं के नाम और उनके पॉइंट 1 और 2 आप नाम लिख दीजिए। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है क्रॉस क्या है, अप्रवास से आप क्या समझते हैं। ये आपके बहुत ही छोटे प्रश्न हैं जिनका आपको जवाब एकदम शॉर्ट रूप में देना है। तो ज्यादा हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय हम खराब करने की जरूरत नहीं है। आप एकदम सटीक जवाब दीजिए ताकि आपको नंबर भी उसी हिसाब से मिलते रहे। इसके बाद में हमारा खंड ब आ जाता है। ये हमारे 2 नंबर के अंक भार के प्रश्न हैं। थोड़े से 2 से 3 लाइनों में जैसे हमें इनके उत्तर देने होते हैं। इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि आप देखिए इसमें 14 नंबर का जो प्रश्न है उसमें है गौंड जनजाति के निवास क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो गौंड जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है, मात्र आपको उन क्षेत्रों का वर्णन करना है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं उनमें हमें बस उसी तरीके से इनके उत्तर देने हैं ताकि हम सही और सटीक उत्तरों के साथ अपने नंबर प्राप्त कर सके। आगे का खंड हमारा आता है स। स जो है थोड़ा सा विस्तृत होगा, बड़ा नहीं कह सकते हम इन्हें, लेकिन हाँ 1 व 2 नंबर के अंक भार से थोड़े बड़े हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा इनका उत्तर थोड़ा सा देना पड़ेगा लिख के हमें। इसके अंक भार है 3, तो इसमें उसी तरीके से हमें उतना लिखना होगा जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव ना लिखकर सिर्फ इतना कि ये जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो क्या है, उतना ही हमें इसे बताना है बिंदुवार। आगे हम चलेंगे सेक्शन द यानी डी। ये हमारे बड़े प्रश्नों की अंक भार के प्रश्न है। इनमें प्रत्येक प्रश्न का अंक भार है 4, यानी हमारे पेपर के सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव प्रश्न। इनके उत्तर हमें पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव यानी अच्छी तरीके से समझा के देने होते हैं पॉइंट्स के अंदर, ताकि हम उनका उत्तर सही तरीके से दे सके। देखिए पॉइंट्स में भी कई बार हम बच्चों को ये चीज कक्षा में समझाते हैं कि आप पॉइंट में उनको लिखिए। बच्चे ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर थ्योरेटिकल यानी बिना पॉइंट लिखे उन्हें लाइन में क्रमबद्ध तरीके से ऐसे लिखते जाते हैं, जो कि गलत है। देखिए आप जब भी इस बड़े प्रश्न को देखेंगे तो इसमें जो आपके अंक भार है ना, इनको विभाजित किया होता है, कई बार एक एक नंबर से, कई बार आधे आधे नंबर से, कई बार इसमें होता है कि इसका एक भाग 2 नंबर का है, बाकी 2 भाग एक एक नंबर के हैं। यानी हमें इस पैटर्न को समझना होता है कि उसमें प्रश्न जो है
वो आपको कौन सा 2 नंबर में आपको कितना डिस्क्रिप्टिव करना है और एक-एक नंबर के हिसाब से आपको कितना देना है। अगर आप बहुत सटीक रूप से इसको समझ के करेंगे, तो आपको इसको करने में आसानी भी रहेगी और नंबर भी हम अच्छे प्राप्त करेंगे। जैसे हम इस 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। हमें कारकों की व्याख्या करनी है। आर्थिक कारक, देखिए आर्थिक कारक हैं तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले हमारे भौतिक हैं, आर्थिक है व अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ आर्थिक कारकों पे जाना है। अतः इनको 4 भागों में विभाजित कर रखा है। 4 पॉइंट्स में हमें इनके उत्तर देने हैं मात्र। इससे ज्यादा हमें इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमारा इसके बाद में प्रश्न पत्र में हमारा प्रश्न आगे आता है मानचित्र संबंधी यानी मैप का। इसके अंतर्गत एक वर्ल्ड मैप आता है आपका, जिसमें प्रश्न विश्व से संबंधित रहता है। दूसरा प्रश्न था हमारा भारत से संबंधित, जिसमें भारत के मानचित्र के बारे में पूछा जाता है। और तीसरा प्रश्न हमारा था राजस्थान के मानचित्र, जो कि जिसमें राजस्थान से संबंधित हमारे मानचित्र में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये गत सत्र के यानी गत बोर्ड पेपर पैटर्न के हिसाब से हमारा प्रश्न पत्र हमने देखा। अब अगर हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा गत कोविड के कारण जो बोर्ड ने जो हमारे पेपर पैटर्न में जो बदलाव किया, यानी 12th का जो हमारा पेपर था उसमें जो मॉडल पेपर, चूंकि पेपर नहीं हो पाए इसलिए हमें पेपर हमने नहीं देखे, लेकिन मॉडल पेपर हमारे पास उपलब्ध हो चुके थे और उन्हीं के बेस पे हम तैयारी कर रहे थे। आगे आपको भी इसी मॉडल प्रश्न पत्र के हिसाब से ही हमें देखकर और समझकर चलना होगा कि हमारा सिलेबस किस प्रकार से इस प्रश्न पत्र में विभाजित किया गया है। इसमें खंड अ पहले प्रश्नों की संख्या छोटे प्रश्नों की कम थी। इसमें मैंने आपको बताया कि छोटे प्रश्नों की संख्या 20 कर दी गई है। खंड अ में 20 प्रश्न आपके कुल आएंगे, जो कि 1 नंबर का अंक भार के होंगे। 10 इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। देखिए छोटे प्रश्न हैं, लेकिन 10 प्रश्न जो हैं वो प्रथम 10 ऑब्जेक्टिव हैं। आपके चीज वही है, ऑब्जेक्टिव में आपको अपने उत्तर देने हैं। उसके बाद के जो प्रश्न है ये पहले को डिवाइड कर दिया है। देखो पहला जो प्रश्न था वो 10 ऑब्जेक्टिव में है, उसके बाद में दूसरा, तीसरा और इस तरीके से करके हमारे अगले 10 प्रश्न हमारे सामने और मौजूद होंगे एक एक नंबर के। इस तरीके से कि हमारे छोटे प्रश्न पत्र हैं। अब वर्तमान में हमारा जिस पैटर्न के हिसाब से हमें तैयारी करनी है, आगे हम चलेंगे ब। इसमें देखिए 2 अंक भार के आपके प्रश्न हैं 4, इनको हमें शॉर्ट रूप में हमें इनके आंसर्स देने हैं। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन सी यानी खंड स। इसमें हमारे प्रश्न जो हैं वो 3 नंबर के अंक भार के हैं। 2 प्रश्न हैं, 3 नंबर का अंक भार है। वह हमारा इसके बाद का जो है खंड ड यानी सेक्शन डी, इसमें हमारे 2 प्रश्न हैं। वह दोनों ही जो हमारे प्रश्न हैं वो हमारे मानचित्र से संबंधित है। पहले देखिए पहले वाले में 3 प्रश्न थे मानचित्र के। इस पेपर पैटर्न में 2 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 4 है, यानी दोनों मैप से संबंधित प्रश्न 8 नंबर के हैं, यानी 4-4 नंबर के 2 प्रश्न हैं हमें, तो ये हमें करना होगा। आगे है हमारा सेक्शन य यानी ई। इसके अंतर्गत हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी 4 नंबर के अंक भार, जिसे हमें पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्टिव रूप में यानी विस्तृत रूप से हमें इनके उत्तर समझाने होते हैं, देने होते हैं। तो इस तरीके से ये अब हमारा वर्तमान में बोर्ड पेपर पैटर्न है जिस पे हमें चलना है। अब जैसे मैंने आपको अभी बोर्ड पेपर्स के बारे में बताया, तो हम आपको पूरे सत्र में ये समझाते रहते हैं बच्चों कि कैसे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चूंकि आप सभी बच्चे अपना 10वीं बोर्ड देकर
और फिर आगे की कक्षाओं में आते हैं। अतः एक बोर्ड आप दे चुके होते हैं। कॉपीज किस तरह की होती हैं, लगभग सभी बच्चे इससे अवगत होते हैं कि किस प्रकार से कॉपी बनी होती है, हमें कैसे उसमें उत्तर देने होते हैं, रोल नंबर सब कुछ कैसे भरना है हमें, वो सब हमें लगभग पता होता है। तो शायद इसके अंदर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आगे मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ, जो दिखाना चाह रही हूँ, वो ये कि देखिए कि हम अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए बोर्ड ने कुछ समय से ये हमारे सामने सुविधा उपलब्ध कराई है कि जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी कॉपियां हमारे पास में नेट पर उपलब्ध होती हैं, जिनको बच्चे देख सके, समझ सके कि हमें प्रश्नों के उत्तर कैसे सटीक रूप से देना है। अब जैसे आपके सामने कॉपी है जो कि लास्ट बोर्ड पेपर पैटर्न बोर्ड में जो टॉपर बच्चे थे उनमें से किसी एक बच्चे की है। आप देखिए, हमने पहला जो आपका जो बोर्ड पेपर था, गत सत्र के जो बोर्ड पेपर पैटर्न में हमने आपको देखो बताया था कि 2 अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम हमें लिखने थे। ज्यादा लिखने से अच्छा है कि हम सिर्फ सटीक रूप से लिखें, जैसे कि इस बच्चे ने लिख रखा है 2 अमेरिकी भूगोलवेता। और देखिए पॉइंट, इसमें खास बात आप ये देखिए, हम अगर इसे लाइन वाइज रूप से लिखते हैं, लाइन से, तो शायद इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारे उत्तर पॉइंट में देने लायक हैं तो आप पॉइंट्स में ही दीजिए, ताकि लाइन से पढ़ने के बजाय पॉइंट देखे जाएं और नंबर हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके। इसमें देखिए पॉइंट, उसने 2 भूगोलवेताओं के नाम पूछे थे, दोनों के आपके नाम दे रखे हैं। इस तरीके से आगे हम प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न था क्रॉस क्या है, तो देखिए बहुत सटीक दे रखा है। क्रॉस बुशमैन महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, जिसे वे बिस्तरबंद एवं वस्त्र दोनों के रूप में पहनती हैं। इसे चौंगा भी कहते हैं। देखिए कितना सटीक और कितना अच्छे तरीके से दिया हुआ है, कुछ बड़ा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। ये सटीकता होती है प्रश्नों के उत्तर की। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम इसमें पूरे कॉपीज में हम देख रहे हैं कि बहुत ही सटीक इसके अंतर्गत है। जैसे कि आपके मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, प्रश्न 13 है। तो इसके अंदर आप देखिए बच्चे ने जो लिखा है उसमें कितना सटीकता से लिखा है कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक गांव को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है, इससे जल संकट हमेशा के लिए दूर हो सकता है। तो एकदम सटीक, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हमें बच्चों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप देखिए आपसे पूछा गया, कई बार हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा जब जहां जरूरत हो आप आवश्यकता अनुसार, चूंकि आप भूगोल के विद्यार्थी हो, मानचित्र बनाएं, अन्यथा आपका जो डायग्राम है यानी जो चित्र है अगर आप बना सकते हैं तो समय का आप सदुपयोग करते हुए उसे बनाएं। इसमें देखिए वृत्ताकार प्रतिरूप है, बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से वृत्ताकार प्रतिरूप को, रेखीय प्रतिरूप को, क्योंकि प्रतिरूप पूछे होंगे तो उसमें देखिए बच्चे ने किस तरीके से बहुत अच्छे से इसको डायग्राम के सहित दिखा रखा है, यानी चित्र के सहित। तो चेक करने वाले को भी आसानी हो, नंबर भी हम अच्छे प्राप्त कर सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं। आगे देखिए हमसे इसमें, अब मैं आपको प्रश्न जो संख्या 17 है उसका उत्तर देखिए। विश्व की प्रमुख 4 पाइपलाइंस के बारे में पूछा गया। तो बच्चे ने देखिए कितना पॉइंट वाइज 1 2 3 4 कैसे एकदम सटीक तरीके से बच्चे ने 4 पाइपलाइन के, बिग इंच पाइपलाइन, टेप पाइपलाइन, कॉमकॉन पाइपलाइन, हजारी विजयपुरा जगदीशपुर पाइपलाइन, किस तरीके से एकदम सटीक उत्तर दे रखा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए आप शब्द देखिए इसमें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए पेपर को लिखने में। अब आगे देखिए हम इसमें देखते हैं कि संसाधन संरक्षण, प्रश्न 21 का है हमारा। तो आप ये देखिए कि संसाधनों के संरक्षण के बारे में बच्चे ने बहुत ही अच्छे से दिया है। संसाधनों का नियोजन विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण व पुनर्भरण एवं क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग। देखिए शब्दों का सटीक उपयोग देखिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बच्चे ने बहुत कम शब्द में बहुत अच्छा समझाना चाहा है। विवेकपूर्ण, विनाश रहित उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। सही बात है एकदम कि हम अपने संसाधनों का नुकसान ना करें और सटीकता से उपयोग करें। तो इस तरीके से ठीक है। तो ये हमारे बोर्ड पेपर की जो लास्ट ईयर की जो कॉपीज हैं
वो मैंने आपको दिखाई। के उपलक्ष्य इसी के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरी कॉपी भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एक इससे पहली कॉपी अलग थी, ये दूसरी कॉपी आप देखिए जरा ध्यान से। इसमें भी देखिए बच्चे ने कैसे, जैसे प्रश्न 8 है जो कि छोटा प्रश्न है, 2 परंपरागत ऊर्जा संसाधन पूछे गए और बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, सिर्फ अपना मेन पॉइंट लिख के और 2 पॉइंट में अपने ऊर्जा संसाधन बता दिए। नंबर पूरे बच्चे ने प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप प्रश्न संख्या 10 छोटा प्रश्न ही है, अधात्विक खनिजों के उदाहरण, ये देखिए 2 पॉइंट में बच्चे ने संगमरमर, जिप्सम कितने अच्छे तरीके से इसका उत्तर दिया है। तो इस तरीके से हमें ये कॉपियां आपके सामने उपलब्ध रहेंगी, जब आपको आवश्यकता होगी तब हम आपको ये दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। फिलहाल चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो एक बार आपको समझने में और आपकी एक मानसिकता को हम किस तरीके से हमें पेपर को लेके चलना है, इसको मैं आपको समझाना चाह रही थी इन कॉपीज को दिखा के। तो हमें इसी तरीके से बच्चों प्रश्नों के उत्तर देने हैं ताकि समय भी हमारा खराब ना हो और सभी प्रश्नों को हम अच्छे से सटीकता से अटेम्प्ट कर सकें। अब चूंकि प्रश्नों का जब हम प्रश्न पत्र की जब हम बात करते हैं तो सत्र के शुरू से लेके आखिर तक हम जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ते चलते हैं, हम बच्चों को हर पाठ में से महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हुए उनको कौन से कितने प्रश्न छोटे हैं, कौन सा बड़ा प्रश्न है, ये सब चीजें बताते हुए बेटा आपको बहुत समझाते हैं हम लोग कि आपको कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किन मुख्य बातों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आप बोर्ड के विद्यार्थी हो। बोर्ड यानी कि एक ऐसा आपका परीक्षा जिसके अंतर्गत जितने सटीकता से और जितने अच्छे तरीके से आप उत्तर देंगे उतने ही अच्छे नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। देखिए इनको हम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो इनको हम समझेंगे, हम आपको बताते हैं। आपको मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं इन बिंदुओं को कि जैसे कि पहले हम बिंदु के रूप में देखें तो उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ये बात आप ध्यान दीजिए। बच्चे कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रश्न पूछा यानी उत्तर कुछ और मांगा जा रहा है, बच्चे चूंकि प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं और उत्तर कुछ और ही दे देते हैं, जिसके कारण हम अपने नंबर लूज कर देते हैं। बाद में समझ में आती है कि मैडम सर हमसे गलती हो गई, प्रश्न में कुछ और पूछा था, उत्तर कुछ और दे दिया। तो सबसे पहले ध्यान रखिए बच्चों कि प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए, समझ लीजिए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और फिर उसका उत्तर दीजिए ताकि आप सही तरीके से उसका उत्तर दे सकें। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो हम देखें प्रश्न बेटा आप जब उत्तर लिखते हैं तो हमेशा बिना काट छाट के और साफ सुथरी आपकी हैंडराइटिंग में होना चाहिए। आप हम जैसे अपनी कॉपीज में भी काम करते हैं तो देखिए आपको ये चीज हमेशा आपको इंस्ट्रक्शंस आपको हम ये चीज समझाते हैं कि बेटा काट छाट नहीं होनी चाहिए, बस साफ काम होना चाहिए। इसी तरीके से हमें कॉपी में भी काम करना है। फिर जैसे शब्द सीमा का ध्यान रखिए, बच्चे हैं सोचते हैं कि बड़ा प्रश्न अगर हम थोड़ा बड़ा लिख देंगे तो नंबर शायद ज्यादा स्कोर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो शब्द सीमा है आप शब्द सीमा में लिखेंगे तभी अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा नंबर कटेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम शब्द सीमा का ध्यान रखें और उसी में उत्तर दें, हमारा समय भी बचेगा। इससे आगे हम साफ सुंदर अक्षरों में लिखें ताकि अच्छा भी लगे काम, और आगे जो हमारे जो शिक्षक जो इसको कॉपी को चेक करते हैं उनको भी बहुत आसानी हो। और देखिए अच्छा काम हमेशा सराहनीय होता है, अच्छे नंबर स्कोर करना हमारी प्राथमिकता है। फिर हमारा इसके अलावा हम देखें सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, प्रश्नों के उत्तर अगर आपकी मांग है कि बिंदुवार तरीके से दिया जाए उसका उत्तर, तो बिंदुओं को लिखकर आप फिर उसका उत्तर दें। पहले बिंदु लिखें फिर उसका डिस्क्रिप्शन समझाएं ताकि आपके उत्तर को काफी आप अच्छे से और सटीकता से लिख सकें। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये चूंकि हमारा प्रथम आपका डिजिटल आपका वीडियो है, इसमें सबसे पहले आपकी पुस्तकें, आपका प्रश्न पत्र, आपको आपकी बोर्ड कॉपीज हमने दिखाई हैं ताकि आप समझ सकें। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो उसका समाधान हम करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको समझिए, कोई समस्या है तो वो बताइए, उसका हम समाधान करेंगे। धन्यवाद। सभी बच्चों को शुभकामनाएं अपने अगले सत्र की, अगले वीडियो तक।